तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उसको कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स हमने देखे थे कि किस तरह से वेरिएबल का रूल होता है नेम करने का। तो आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। डेटा का टाइप होता है बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है। डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है कि किस टाइप का डेटा हमारे प्रोग्राम में आने वाला है, ठीक है। बीइंग यूज्ड इन अ प्रोग्राम, तो आप जितने भी डेटा यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर उसका कुछ ना कुछ टाइप होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा का टाइप, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना प्रोग्राम के लिए कि किस टाइप का डेटा आने वाला है। इट हेल्प द प्रोग्राम इन अंडरस्टैंडिंग विच सेट ऑफ ऑपरेशंस आर टू बी कैरिड आउट एंड इट्स एसोसिएटेड लाइब्रेरीज। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लो आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर डेटा लाते हो। इंटीजर डेटा मतलब सिंपल नंबर का डेटा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ सपोज कर लो 10 और 20, तो प्रोग्राम इस 10 और 20 के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है कि इस दोनों वैल्यूज़ के लिए वो रेडी हो जाता है, मतलब इसके ऊपर आप कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे एडिशन वगैरह, ठीक है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आप कर सकते हो। फिर इसके साथ एसोसिएटेड लाइब्रेरीज़ को भी वो इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी कर देता है। जैसे मैथ का सारा जो लाइब्रेरी होता है वो सारा इस पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम को पता नहीं रहेगा कि किस टाइप का डेटा आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो प्रोग्राम को आपके लिए रेडी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे उन सारी चीज़ों को। पहले हम देखते हैं कितने टाइप का डेटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो अपना डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर से रिलेटेड जितने डेटा टाइप्स होते हैं। तो पहला है आपका इंटीजर, फिर फ्लोटिंग नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ पाइथन में ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद बूलियन टाइप का डेटा। बूलियन टाइप का डेटा वो होता है जिसमें आप या तो ट्रू या तो फॉल्स रखते हो, ठीक है। अब देखो ट्रू फॉल्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना जो ये पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। तो आपको ट्रू को अगर लिखना है तो आपको कैपिटल टी देना पड़ेगा, ठीक है। और फॉल्स लिखना है तो कैपिटल एफ। फिर डिक्शनरी है, सेट है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस के अंदर आपके पास तीन डेटा टाइप्स आते हैं, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। फिलहाल के लिए अभी आप, अगर आपको इसका नोट लिखना है तो आप नोट रख लो। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बस इन दोनों डेटा टाइप्स को देखेंगे, बूलियन को, ठीक है, और न्यूमेरिक को। बाकी ये जो तीन डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, डिक्शनरी, सेट और सीक्वेंस, इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि ये होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जैसे आप एक नंबर अपने प्रोग्राम में ला रहे हो, जैसा हम कर रहे थे पिछले प्रोग्राम तक, ठीक है। हम बस नंबर को बना रहे थे। तो ये होल नंबर होते हैं एक तरह से, ठीक है, होल नंबर। तो होल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, जैसे कि 10, 20, 11, 15, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा, ठीक है। बस डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो ये आपका इंटीजर टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर क्या होता है जिसमें डेसिमल पार्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.3 हो गया, 5.9 हो गया, 19.7983 हो गया, ऐसा। तो ये फ्लोटिंग नंबर हो जाता है, ठीक है, मतलब इसमें डेसिमल पार्ट आ रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ तो ये भी एक तरह से कंसिडर किया ही जाएगा फ्लोटिंग नंबर पे, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरे को, आई होप आपको पता हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इस फॉर्मेट में जो भी नंबर प्रेजेंट होता है उसको मैथ के टर्म में, ये मैथ का फॉर्मूला है, ठीक है, पाइथन का हम आपको बताएंगे। तो ऐसा फॉर्मेट का नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथन में आप किस तरह से लिखोगे, 5 लिखोगे, प्लस तो आएगा ही आएगा, 3 जी आएगा, इस तरह से, ठीक है। मैथ में हम यूजुअली आई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइथन में जे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ का ऐसा ही सिस्टम है तो हम ऐसा ही लिखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हम प्रोग्राम में यहाँ पर आते हैं, और आपको पता है कि आपको एक वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पर डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब हम इंटीजर, चूँकि पहले तो हम इंटीजर से बनाते हैं, जैसा कि हम देख रहे थे कि हम बार बार बना रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं num = 9, ठीक है। फिर इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, आपका नम जो है वो प्रिंट हो जाने वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। इसको रन करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 9 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको साइड में रख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो ये आपको दिख रहा है कि अच्छा हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं ना आ रहा है। तो नंबर के लिए हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा है, हमने पिछले बार जितना भी देखा था सारा हमने नंबर पे देखा था। तो हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पे सीधा चलते हैं, क्योंकि नंबर पे मैंने ऑलरेडी जब हम वेरिएबल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने नंबर का आपको सारा बहुत सारा दिखाया था करके, ठीक है। चलो अब हम फ्लोटिंग नंबर बनाते हैं, तो हम वेरिएबल का नाम F1 दे देंगे, ठीक है। फिर 6.7, ठीक है। तो ये आपको फ्लोटिंग नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट F1, ठीक है। रन करेंगे तो क्या होगा, 6.7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अ, अच्छा वो तो अलग चीज़ हो गया, वो एक टाइप कास्टिंग एक अलग चीज़ है पाइथन में, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में, ठीक है। तो ये एक फ्लोटिंग नंबर हो गया, तो इस तरह से आप फ्लोटिंग नंबर बना सकते हो, ठीक है। हम कुछ और फ्लोटिंग नंबर बना लेते हैं और यहाँ पर F2 दे देते हैं, इसको F3 दे देते हैं। चलो इसके अंदर मान लो हम देंगे 15.78954, ऐसा कुछ करके हमने दे दिया, ठीक है। इसके अंदर हम सपोज कर लो दे देते हैं 0.00065, ऐसा कुछ, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ तो देखना है मेरे को। चलो तो रन करते हैं सीधा सीधा, देखो सारा एज इट इज़ प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग नंबर्स है। देखो पाइथन स्मार्ट है, हम लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ नंबर भी तो दे सकते थे। अगर मैं यहाँ पर 45 दे दूँ ये रन कर जाएगा, बिल्कुल रन करेगा। ये वेरिएबल का नाम है, इस पे मत जाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपका मर्जी का। तो F2 मैंने लिख दिया तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्लोटिंग पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। पॉइंट ये है कि पाइथन बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है। वो खुद से समझ जाता है कि किस टाइप का डेटा इसके अंदर आने वाला है। आपने अगर जैसे ही यहाँ पर डेसिमल लगाया तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये फ्लोटिंग होने वाला है। डेसिमल नहीं लगा तो वो समझ जाएगा कि इंट होने वाला है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस की जगह हम कुछ ऐसा नहीं करते चलते हैं। जैसे हम लिखते हैं इंट F1, ऐसा हम नहीं करते हैं, पहले नहीं बताते हैं उसको कि ये इंट टाइप का है, ठीक है। वो खुद से समझ जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग का नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम वेरिएबल का नाम C1 रख देते हैं, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, चलो कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, G रख देते हैं, ठीक है। G इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाना मैंने आपको बताया था 4,5J, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस तरह से हम इस चीज़ को करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे G को, तो क्या होने वाला है, आपका जो ये नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप ऐसे सिंपल भी दे सकते हैं, लेकिन जब ये आउटपुट देगा तो ये ब्रैकेट में ही देगा, ठीक है। चलो तो ये तो पता चला आपको जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं। अब चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ही रहे हैं तो इसका हम देखते हैं कि सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका रियल पार्ट है, और ये जो 5 है जो J के साथ आता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो मेरे को रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना, तो पहले तो हम यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे G डॉट रियल, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पर करना है G डॉट IMAG, ठीक है। इमेजिनरी के लिए IMAG यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ और पूरा इमेजिनरी वगैरह मत लिखते चलना। तो हम इसको रन करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर आपका निकल जा रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल रहा है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा है। 4.0 5.0 आपका फ्लोटिंग पार्ट है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हम रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल पा रहे हैं तो डेट्स फाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी इस पर आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह आप सारी चीज़ों को कर सकते हो, और वो सारी चीज़ों को हम कैसे करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। चूँकि अभी ये डेटा टाइप का वीडियो तो यहाँ बस हम डेटा टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से हम यहाँ पर इंटीजर फ्लोटिंग नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को बना सकते हैं, ठीक है। चलो आपको इन तीनों का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इन तीनों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि अभी ये सिंगल वीडियो है और ये दोनों के तीनों का डिस्कशन अलग अलग वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी जाता है, इसलिए अब हम दूसरे डेटा टाइप के इस बारे में चलते हैं, बुलियन, ठीक है। इसका ये दोनों अलग अलग टाइप का डेटा नहीं है, बुलियन के अंदर दो टाइप का वैल्यू ही हो सकता है, बस ट्रू या फॉल्स, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है।
तो इसको भी देख लेते हैं। तो बूलियन बनाने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बूल है। आप सीधा सीधा वेरिएबल का नाम लिखो, ठीक है, उसके अंदर का वैल्यू डाल दो ट्रू, ठीक है। और उसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पर B1 दे लेते हैं सपोज कर लो, या इसको B2 दे देते हैं, ऊपर वाले को हम B1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम दे लेते हैं मान लो फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम उसको प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली से करेंगे अपना B1 और उसी तरह कर देंगे यहाँ पर अपना B2, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, तो ट्रू और फॉल्स प्रिंट हो गया, ठीक है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर यहाँ पर कुछ आप ऐसा कर दोगे, मैंने आपको बताया था ट्रू का T कैपिटल, फॉल्स का F कैपिटल, अगर ये नहीं डालोगे तो फिर ये एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, देखो एरर दिखा दिया, ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी ये चीज़ जानना कि आपका जो T और F है दोनों कैपिटल रहेगा, ठीक है, तभी ये एज अ बुलियन कंसिडर होगा। तो ये बुलियन का दो टाइप का ही वैल्यू इसमें होता है। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया कि डेटा टाइप्स न्यूमेरिक में और बुलियन में इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब एक और जैसे मैंने आपको बताया डिक्शनरी, सेट, सीक्वेंस के अंदर जो चीज़ तीन चीज़ें लिस्ट, टप्पल और स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डेटा टाइप्स जब देख ही रहे हैं तो हम एक टाइप फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। नोट्स में लिख लेना टाइप फंक्शन क्या होता है। टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, देखो ये भले ही आपको नया ना समझ में आए, लेकिन अगर आप नोट्स ले रहे हो तो ये लाइन बाकायदा लिख लो अपने नोट्स में। क्या होता है कि एवरी इंस्टेंस, ठीक है, इन पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आप जो यहाँ पर अगर किसी को थोड़ा बहुत भी ऊप्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में नॉलेज है, तो पाइथन में क्या होता है कि समझ में नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत नहीं, हम उसको डिटेल में समझाएंगे, बट फिलहाल अभी के लिए नोट्स में लिख लो। आपका जो हर एक जो डेटा टाइप है वो खुद में ही एक क्लास है, ठीक है। और उसमें जो इंट आ गया, उसमें जो फ्लोट आ गया, उसमें जो कॉम्प्लेक्स आ गया सपोज कर लो, वो सारा उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ इसको कुछ ऐसा समझो, इसको कुछ ऐसा समझो कि एक घर का एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर एक कमरा रहेगा, यहाँ पर आपका ऐसे गेट खुलता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा छोटा बाथरूम रहेगा, ऐसा किचन रहेगा, ये आपका मेन डोर है, ठीक है, ये आपका लिविंग एरिया है इतना, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो, ऐसा घर का ब्लूप्रिंट है। तो इस घर के जो ब्लूप्रिंट है, इससे आप ऐसा इस तरीके के आप लाखों घर बना सकते हो, ठीक है। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5। तो इसको आप एक तरह से बोल सकते हो, इस ब्लूप्रिंट को एक क्लास बोल सकते हो, ठीक है। ये जो आपका ब्लूप्रिंट है, इसको आप एक क्लास बोल सकते हो, ठीक है। फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया इतना सारा, मतलब एक क्लास के ब्लूप्रिंट पे आप हज़ारों ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसी तरह से काम करता है। तो इसमें जो आप देख रहे हो, ये जो इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बूलियन है, ये सारा मेरा क्लास के अंदर आता है, ठीक है। तो फिलहाल हमको भी टाइप फंक्शन पे फोकस करना है, उतना डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं। तो हम टाइप फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम सारे वेरिएबल का नाम अलग तो रख रहे हैं ना, तो क्योंकि मेरे को सबको इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम में, तो हाँ, सबका नाम तो डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हमने क्या किया, ये सारा को अपने प्रोग्राम में ले आया, ठीक है। कमेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं खाना है, कमेंट्स मतलब ये आउट ऑफ आपका, ये प्रोग्राम इसको कंसिडर नहीं करेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो, तो टाइप फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी भी डेटा टाइप का, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का हम देखना चाहते हैं वो किस टाइप का डेटा को कंटेन कर रहा है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट टाइप, ब्रैकेट में आप वेरिएबल का नाम दे दो। वेरिएबल का नाम सपोज कर लो अभी हम देते हैं नम, ठीक है। तो इसको भी हम रन करते हैं। तो देखो क्लास, मैंने आपको बताया था पहले, ये क्लास है, ठीक है। हर एक जो आपका डेटा टाइप रहेगा वो एक क्लास रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो कि ये बोल रहा है इंट है, मतलब हाँ ये इंटीजर है, क्योंकि ये एक सिंपल होल नंबर को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे F1 और यहाँ पर लिखेंगे हम अपना F2, यहाँ पर लिखेंगे F3, इसको भी रन करते हैं। तो देखो ये तीनों आपका फ्लोट टाइप का है, चूँकि हमको दिख रहा है साफ साफ, ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ठीक है। उसी तरह अब हम क्या करते हैं, जी का देखते हैं।
तो यहाँ पर करेंगे जी, इसको रन करते हैं। तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है 4+5 ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है। उसके बाद B1 और B2 का भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे आपके पास B1 और यहाँ पर करेंगे हम अपना B2, ठीक है। तो देखो ये बूल बूल टाइप का है, मतलब बूलियन टाइप का है, शॉर्ट में हम इसको बूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो टाइप फंक्शन और डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिक डेटा और बूल डेटा हमने यहाँ पर आज के वीडियो में देखा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो डेटा टाइप बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है डेटा का, क्योंकि आप हज़ार तरह के डेटा को अपने प्रोग्राम में लाओगे, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो आप डेसिमल नंबर ला सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ला सकते हो, ट्रू या फॉल्स टाइप के वैल्यूज़ को ला सकते हो। तो प्रोग्राम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का डेटा को आप अपने प्रोग्राम में ला रहे हो, ताकि वो रेडी हो जाएगा उस टाइप के ऑपरेशन को करने के लिए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दो डेटा लाते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है, सबसे पहला तो अगर मान लो आप लाते हो 10, ठीक है, फिर एक दूसरा डेटा हम लाते हैं कि हेलो, ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा इतना तो कम से कम, लेकिन जिसको नहीं पता वो ये स्ट्रिंग डेटा होता है, ठीक है, मतलब ये वर्ड है एक तरह से, ठीक है, ये वर्ड है। तो आप क्या करोगे, जब तक प्रोग्राम को पता नहीं रहेगा कि ये किस टाइप का डेटा है दोनों को, तो वो ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर नहीं परफॉर्म कर पाएगा। सपोज कर लो आप चाहते हो कि इन दोनों के ऊपर एडिशन कर दो, तो भाई टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। आप एक वर्ड के अंदर 10 की वैल्यू जो होती है उसको आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। 10 अगर एक वर्ड रहता तो वो अलग चीज़ है, 10 मैथ वाला 10 है, ठीक है, उसको आप वर्ड में ऐड नहीं कर सकते हो। तो पाइथन आपको ये सिंपली आपको एरर दे देगा कि तुम एक स्ट्रिंग में एक इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसको पता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या इंटीजर टाइप का डेटा है, तो उसके ऊपर प्लस का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पाइथन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद पे खुद समझ जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है। वो खुद समझ जाता है किस टाइप का डेटा आप अपने प्रोग्राम में ला रहे हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज हम आपको दिए हैं आज, तो आपको पता चल गया होगा इम्पोर्टेंट क्या था टाइप फंक्शन के बारे में जानना, ताकि आपको पता ना चले कि अगर किस टाइप का डेटा है तो आप सीधा सीधा उसको टाइप फंक्शन के अंदर डाल सकते हो। और कल की वीडियो में हम देखने वाले हैं आउटपुट का सेकंड पार्ट, ठीक है। आउटपुट का सेकंड पार्ट मतलब हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को लेंगे, जो वही डेटा को लेंगे हम जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है, ठीक है। लेंगे, पॉइंट ये नहीं है कि डेटा कैसे लेना है, पॉइंट ये है कि हम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको हम दो तीन चीज़ें और बताएंगे कि डिक्लेरेशन हम किसको बोलते हैं। यहाँ तो डिक्लेरेशन खैर होता नहीं है, यहाँ सीधा इनिशियलाइजेशन ही होता है, तो खैर हम देखेंगे। अच्छा, हम यहीं पे आपको बता देते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। देखो मेरे को डिक्लेरेशन, देखो पाइथन में डिक्लेरेशन नाम का ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि डिक्लेरेशन जो चीज़ होता है पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डिक्लेरेशन किसको बोलता है कि जब हम अपने प्रोग्राम को बता रहे हैं कि किस टाइप का डेटा और उसका वेरिएबल का नाम जब हम बताते हैं, तब इस प्रोसेस को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसे डिक्लेरेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे C++ की हम बात करते हैं, तो हम ऐसे इंट एक्स लिखते हैं, फिर x=10 लिखते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये आपका डिक्लेरेशन कहलाता है, ठीक है। जब हम अपने प्रोग्राम को बता रहे हैं कि किस टाइप का डेटा आने वाला है, इंट एकदम बाकायदा लिख के बताते हैं कि इंट आने वाला है, और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो ये डिक्लेरेशन होता है। लेकिन पाइथन में आप देख रहे हो कि हम डेटा को बता नहीं रहे, हम सीधा ये वाला पार्ट कर रहे हैं, वो खुद ये वाला पार्ट अपने आप से कर ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मेरा बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम डिक्लेरेशन नहीं होता पाइथन में मेरे पास, ठीक है। ये अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर कोई आपसे पूछे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बताओ, पहले सीधा सीधा बोल देना भैया पाइथन में डिक्लेरेशन नाम की चीज़ नहीं होता, सीधा इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जब हम एक वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो हम आप देख रहे हो, जो हम अधिकतर समय वही कर रहे हैं। ये वेरिएबल हमने नया बनाया, सीधा इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वेरिएबल हमने नया बनाया, सीधा इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन ही बोल रहे हैं, इतना पार्ट को, ये पार्ट ये सारे इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। एक वैल्यू को उसका स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करना, उस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और पाइथन में आप ऐसा भी नहीं कर सकते। देखो सपोज कर लो आप चाहते हो कुछ हम ऐसा करें, आप चाहते हो कि हम पहले एक्स लिख लें, फिर एक्स को हम बाद में कोई वैल्यू दें, ठीक है। हम पहले पाइथन को बता दे रहे हैं कि अच्छा एक्स नाम का एक वैल्यू हम वेरिएबल हम बनाने वाले हैं, हम उसमें बाद में वैल्यू को देंगे। तो देखो क्या एरर दिखाएगा, एरर को पढ़ना, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब एक्स डिफाइंड नहीं है, मतलब आपको इसको स्टार्टिंग में ही एक वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम इसमें अभी वैल्यू फ़िलहाल के लिए ना दे, बाद में कुछ वैल्यू दे, तो आप ज़ीरो रख दो उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें प्रोग्राम कम्प्लीटली फाइन रन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पहले ऐसा करके छोड़ दो, बस एक एक्स लिख के छोड़ दो, ठीक है। आपको स्टार्टिंग वैल्यू को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, पाइथन बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो लैंग्वेज शिफ्ट कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है पढ़ने को। लेकिन जो दूसरे लैंग्वेजेस से शिफ्ट कर रहे हैं उनको यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट का सेकंड पार्ट, किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम रॉ रॉ आउटपुट के बारे में देखेंगे, इफ़ फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसको देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद हम आईडी के बारे में देखेंगे, तो उससे आपको पूल ऑफ डेटा के बारे में कुछ पता चलेगा। तो अभी बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे हम वीडियोस को कवर कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं उस पर। एक बार जब हम प्रोग्राम में घुसने लगेंगे तो हज़ार क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। विश्वास नहीं है तो मेरा C++ का वीडियो जाके देख लो, 20 से कोई वीडियो खोल लेना, ठीक है, जहाँ से मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। डिस्क्रिप्शन में जाना, बहुत क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और उनको हम बाकायदा डिस्कस भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम वही चीज़ को करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा नहीं कि बस थ्योरी बता के आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।